नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम CGPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें ये इस सीरीज़ का 25वां वीडियो है। इस पूरे सीरीज़ में हम केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, रायगढ़ घराना क्या है? ऑप्शन है शास्त्रीय संगीत शैली, या फिर कथक नृत्य शैली, या ओडिसी नृत्य शैली, या कर्मा नृत्य शैली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रायगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंदैनी गीत नृत्य का कथानक क्या है? ठीक है, कथानक मतलब किस पर आधारित है, उसकी जो कथा वस्तु है वह किस पर आधारित है? तो लोरिक चंदा पर आधारित है। ठीक है, लोरिक और चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। लोरिक जो है रीवा का निवासी था, ठीक है, रीवा का निवासी, और चंदा कहाँ की निवासी थी? तो आरंग की निवासी थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग पर आधारित जो है चंदैनी गीत गायन किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मातर त्यौहार कब मनाते हैं? तो होली के बाद, या गोवर्धन पूजा के बाद, या पोला के बाद, या फिर दशहरा के बाद। करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवर्धन पूजा के बाद मनाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो राउत और ठेठवार जनजाति के द्वारा, या फिर ठेठवार और राउत समुदाय के द्वारा जो है मनाया जाता है। इससे पहले हमने लोरिक चंदा की जो गाथा थी, चंदैनी गायन, ठीक है, चंदैनी गायन, तो ये भी मुख्य रूप से जो है राउत जाति द्वारा गाया जाता है, याद रखेंगे। मातर त्यौहार राउत और ठेठवार समुदाय के द्वारा, याद रखेंगे। इसमें क्या किया जाता है? पशुओं को सुहाई बांधते हैं। ठीक है, पशुओं को सुहाई बांधा जाता है। ठीक, और इसमें जो है लकड़ी से निर्मित खोड़हर देव की पूजा की जाती है। लकड़ी से निर्मित खोड़हर देव की पूजा की जाती है। दोहा पढ़कर नृत्य किया जाता है। ठीक है, इनको याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, रथ दूज या फिर रथ यात्रा कब मनाते हैं? तो ऑप्शन है भादो शुक्ल पक्ष द्वितीया, या फिर कुंवार शुक्ल पक्ष, या फिर आषाढ़ या कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो काकतीय शासक पुरुषोत्तम देव के द्वारा जो है इसका प्रारंभ किया गया छत्तीसगढ़ में, बस्तर अंचल में। ठीक है, किसके द्वारा? पुरुषोत्तम देव के द्वारा। और इसे बस्तर अंचल में रथ यात्रा को क्या कहा जाता है? तो गोंचा पर्व कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, छत्तीसगढ़ी लोकगीत, शास्त्रीय नृत्य, या फिर लोक नृत्य। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? छत्तीसगढ़ी लोक गीत के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? कमरछठ या हरषष्ठी व्रत का उद्देश्य क्या है? तो संतान की दीर्घायु, पति की दीर्घायु, भाई की दीर्घायु, या फिर संपत्ति के लिए। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? संतान की दीर्घायु के लिए जो है इसका व्रत किया जाता है। ठीक है, कमरछठ का या हलषष्ठी का, संतानवती महिलाओं के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बांस गीत कौन गाते हैं? ऑप्शन है राउत, बसदेवा, बंसोड़, या फिर बंजारा। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पास? तो राउत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बांस गीत के बारे में याद रखिए, इसमें जो विषय वस्तु है किसके बारे में गायन किया जाता है? तो महाभारत के पात्र हैं कर्ण और मोरध्वज और कर्ण पर आधारित है पूरी जो गायन है। ठीक है, बांस गीत का गायन किस पर आधारित है? कर्ण और मोरध्वज पर। या फिर शीत और बसंत ऋतु पर भी आधारित है। शीत और बसंत ऋतु पर भी आधारित है। मुख्य रूप से इसमें करुण रस की प्रधानता होती है। ठीक है, करुण रस की प्रधानता होती है। और याद रखिए इसमें जो वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वाद्य यंत्र क्या होता है? बांस की मोहराली बजाया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकार दो नाम याद रखेंगे। प्रमुख कलाकार में केजूराम यादव और नकुल यादव, ये दो नाम याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम के लिए प्रसिद्ध है, तथा यहाँ लव कुश का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहाँ लव कुश का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है वाल्मीकि आश्रम में। और वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? तो तुरतुरिया, 12वां पारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ी पुस्तक दान लीला के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है पंडित लोचन प्रसाद पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा,
पंडित मेदिनी प्रसाद पांडे या फिर मुकुटधर पांडे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने दान लीला की रचना की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है खनन उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति एवं गैस या फिर निर्माण। तो छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में अगर बांटा जाए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में अगर बांटा जाए तो प्राथमिक में कृषि पूरा आ जाएगा, ठीक है। और द्वितीयक में उद्योग क्षेत्र आ जाएंगे, उद्योग क्षेत्र के घटक, और तृतीयक में सेवा क्षेत्र के घटक आ जाएंगे। लेकिन याद रखिए कृषि में या प्राथमिक में जो है कृषि के साथ साथ खनन उत्खनन भी सम्मिलित हो जाता है, खनन उत्खनन सम्मिलित हो जाता है, जो कि उद्योग क्षेत्र का घटक है। तो इसे याद रखेंगे, खनन उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ना कि द्वितीयक क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? तो 1922 में इन्हें जेल हुआ था, ठीक है। जेल कब हुई इन्हें? 1922 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में जब इन्हें जेल हुआ तो इन्होंने श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका की रचना की, ठीक है। श्री कृष्ण जन्मस्थली पत्रिका की रचना की और इसे जेल पत्रिका भी कहा जाता है, जेल पत्रिका भी कहा जाता है। ये टोटल 18 पेजेस हैं इसमें, ठीक है। कितने पेजों की है? तो 18 पेज की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय यात्री मिस्टर ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? तो ये आए थे छत्तीसगढ़ 1795 में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 1795 में यहाँ सूबेदार कौन था? तो यहाँ मराठा सूबेदार था विट्ठलराव दिनकर, विट्ठलराव दिनकर। इसका कार्यकाल था 1790 से 96, ठीक है। 1790 से 96 इसका कार्यकाल था विट्ठलराव का। और ये जब 1795 में आए उसके बाद इन्होंने बस्तर का सर्वे करना चाहा, ठीक है, बस्तर में भ्रमण करना चाहा। तो जब ये बस्तर में इंद्रावती नदी के तट पर पहुँचे तो वहाँ के आदिवासियों ने इन्हें रोक दिया, इंद्रावती नदी पार नहीं करने दिया और भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ, भोपालपट्टनम का विद्रोह हुआ इन्हें रोकने के संदर्भ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के 1910 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी शामिल हुई थी? ऑप्शन है सुवर्ण कुंवर, पद्म कुंवर, राजकुंवर या फिर सुनैना देवी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो सुवर्ण कुंवर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा याद रखेंगे जो रियासत के सदस्य थे लाल कालेंद्र सिंह, ठीक है। राज परिवार के और कौन सदस्य थे? लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर, ये दोनों इस विद्रोह में जो है शामिल हुए थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस समय काकतीय शासक कौन थे? तो रुद्र प्रताप देव, रुद्र प्रताप देव इस समय काकतीय शासक थे। इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन है? तो गुंडाधुर, याद रखेंगे, गुंडाधुर इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं, ठीक है। और इस विद्रोह में जो मुखबिर था, विद्रोह में मुखबिर था कौन था? सोनू मांझी, सोनू मांझी, याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवरी नारायण किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है महानदी, जोंक, शिवनाथ या फिर ऑप्शन डी महानदी, शिवनाथ और जोंक। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि शिवरी नारायण जो है इन तीनों नदियों के संगम पर स्थित है, ठीक है, संगम पर स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री वेन सॉन्ग है यहाँ पास, ठीक है। वेन सॉन्ग दक्षिण कोसल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान के निवास स्थान के बारे में लिखा है? तो नागार्जुन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही राइट आंसर है। इसके निवास स्थान का नाम है संघाराम, संघाराम 5 मंजिला है, ठीक है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो सातवाहन शासकों ने करवाया था, सातवाहन वंश के शासकों द्वारा कराया गया था संघाराम का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर राज्य में सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है बीजापुर, कोरिया, जसपुर या फिर दुर्ग। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पास? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुर्ग। यहाँ राज्य में जो है साक्षरता दर सर्वाधिक है, लगभग 82.56% है, ठीक है। यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 82.56%। जबकि सबसे कम साक्षरता की बात करें तो सबसे कम साक्षर जिला है सुकमा, जहाँ साक्षरता दर 34.81% है, इसलिए सबसे कम साक्षर जिला है सुकमा जिला।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दशक 2001 से 2011 में छत्तीसगढ़ जनसंख्या वृद्धि की क्या प्रवृत्ति रही है। तो देखिए 2002 में जो जनसंख्या थी 2.08 लाख थी, ठीक है, 2.01 करोड़ थी, 2.08 करोड़ क्या थी जनसंख्या थी छत्तीसगढ़ राज्य की 2001 में, और वर्तमान में 2011 की जनगणना के हिसाब से 2.55 करोड़ जो है जनसंख्या है वर्तमान में 2.55 करोड़। तो इसका जब अंतर निकालेंगे तो लगभग आता है 47 लाख, ठीक है, 47 लाख का अंतर है। 10 साल में 47 लाख की वृद्धि हुई है। तो वर्तमान में जो है संख्या जो है बढ़ी है जनसंख्या, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर पठार के निम्नलिखित क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सी है। तो जो बस्तर का पठार है, ठीक है, बस्तर के पठार में सर्वाधिक उच्च भूमि या ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र अबूझमाड़ है। इसकी ऊंचाई लगभग 1076 मीटर है। तो सबसे ऊंचा है अबूझमाड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगर चोटी की बात की जाती तो नंदीराज की चोटी सर्वाधिक ऊंची है, ठीक है, नंदीराज की चोटी सर्वाधिक ऊंची है 1210 मीटर हाइट के साथ दंडकारण्य क्षेत्र में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण सूरजपुर जिला निम्न में से किस प्रवाह बेसिन में आता है। तो देखिए ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, ये तो दक्षिण में है, महानदी बेसिन मध्य में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान क्षेत्र में, नर्मदा बेसिन छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में है, सबसे कम हिस्सा है इसका, ठीक है, नर्मदा बेसिन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा बेसिन, क्योंकि रिहंद नदी किसकी सहायक, देखिए सूरजपुर किस जिला कौन से बेसिन के अंतर्गत आएगा, रिहंद बेसिन में, और रिहंद किसके सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है, और सोन नदी गंगा पोहा तंत्र का हिस्सा है, तो गंगा बेसिन में आ जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा में निर्भर होती है। तो छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा पर निर्भर होती है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 90% जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा पर निर्भर है, जबकि 10% जो है अरब सागर पर निर्भर है छत्तीसगढ़ में होने वाली वर्षा। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो समाप्त होता है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।